उसी के साथ साथ फ्यूचर रिटेल एंड उसी के साथ साथ रिलायंस का रिटेल की जो आर्म है उनमें हम लोग को ये ट्रायंगुलर बनते हुए देखने को मिला है। एंड ये फिलहाल ट्रायंगुलर हम लोग को कोर्ट में इनका मैटर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो इससे रिलेटेड तारीख के ऊपर तारीख तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। हाई कोर्ट में मामला जाते हुए देखने को मिला था, देन अलग अलग चीज़ों के ऊपर मामला देखने को मिला था, कंपटीशन कमीशन का इन्वॉल्व यहाँ पे हुआ था। सारी जगहों से मामला हम लोग को इधर उधर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड आज ही के दिन आप सभी लोगों को पता है सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज़ की सुनवाई होने वाली थी कि यहाँ पे जो अमेजोन ने दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये जो डील चल रही है वो उनके हिसाब से क्या है, इनवैलिड है करके। सो इसी से रिलेटेड फैसला यहाँ पे आने वाला था। सो फैसला यहाँ पे क्या आया है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ज़रूर पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो से माध्यम से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो अमेजोन के पक्ष में फैसला सुनाया है। सो एग्जैक्टली क्या हुआ है वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है, बट उससे पहले एक बार हम लोग इन सारे स्टॉक्स को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो 2% डाउन है यहाँ पे। जैसे फैसला यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं गिरावट एंड उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न हम लोग को बनते हुए देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिली तो ऑब्वियसली फ्यूचर रिटेल में तो लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। एंड ये लोअर सर्किट तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी बहुत ही कंटिन्यू लंबी अवधि तक कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। अभी ये डिपेंड करेगा कि ऑपरेटर यहाँ पे कहाँ तक ये चीज़ों को खींच के लेके जाएंगे, क्योंकि एक जेन्युइन इन्वेस्टर ऐसे कंपनीज में निवेश नहीं करने वाला है। सो फ्यूचर रिटेल के साथ साथ फ्यूचर एंटरप्राइजेस में भी आप लोगों को 10% का लोअर सर्किट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं सभी की। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस की भी बात करें सो सभी स्टॉक्स हम लोग को फ्यूचर ग्रुप के लोअर सर्किट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसका अर्थ आप लोग अंदाजा लगा चुके हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि जो फैसला है वो अमेजोन के साइड में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रहा है। सो एग्जैक्टली क्या बातें यहाँ पे कोर्ट ने कही है वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। एंड इन द केस अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक रहेगा तो आप लोगों ने फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ्यूचर मतलब मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ग्रुप की नहीं। सो उसके बारे में भी हम लोग बात यहाँ पे जरूर करेंगे, बट थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं रिलायंस का शेयर 3% गिरते हुए लगभग देखने को मिला था आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट की। अगर हम लोग बात करें जो अमेजोन से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी उससे रिलेटेड फैसला यहाँ पे आने के बाद ये गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। सो हम लोग कह सकते हैं ये गिरावट इसलिए हुई होगी क्योंकि ये जो फैसला है उनके पक्ष में यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें बोली है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो अमेजोन यहाँ पे ऑलरेडी अगेंस्ट था। फ्यूचर रिटेल ने जो रिलायंस के साथ उन्होंने एंटर किया था उनके असेट्स यहाँ पे खरीदने से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंगापुर आर्बिट्रेटर में यहाँ पे अमेजोन ने सबसे पहले दरख्वास्त लगाई थी कि ये जो डील यहाँ पे चल रही है रिलायंस के एंड फ्यूचर रिटेल की, इसको पहले तो रोक दिया जाए। एंड इसी से रिलेटेड यही मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है जो सिंगापुर आर्बिट्रेटर ने जो अक्टूबर में जो डील होल्ड करने से रिलेटेड जो फैसला सुनाया था अमेजोन के पक्ष में, वो फैसला क्या है, तो वो फैसला वैलिड है। मतलब जो सिंगापुर आर्बिट्रेटर ने भी जो बातें बोली है जिस चीज़ के चलते, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि वो उन्होंने जो फैसला सुना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इसके चलते अभी हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल की डील अभी हम लोग को होल्ड पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो यही जो चीज़ थी जिसके चलते हम लोग कह सकते थे एक अनसर्टेनिटी, जिसके चलते इन दोनों स्टॉक्स में हम लोग को यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रही थी, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी। कोर्ट का मामला में आप लोगों को पता है किसी की भी कुछ नहीं चलती, जो फाइनल डिसीजन कोर्ट का आएगा ऑब्वियसली सभी लोग यहाँ पे उस फैसले को यहाँ पे मानने वाले हैं। सो यही चीज़ अभी फिलहाल यहाँ पे बता रही है कि अमेजोन के पक्ष में ये फैसला हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अमेजोन ने इसके पहले भी अपना पक्ष रखते हुए यहाँ पे बताया था। मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहूँगा कि अमेजोन ने यहाँ पे फ्यूचर कूपन में हिस्सेदारी खरीदी थी लगभग 49% के आसपास। एंड तभी उन्होंने यहाँ पे बताया था कि इनके जो भी कॉम्पिटिटर है, किसके, अमेजोन के जो भी कॉम्पिटिटर है उसके साथ आप लोगों का कोई भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे बिजनेस होना नहीं चाहिए, राइट, वरना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मैटर यहाँ पे सामने आ जाता है। बट उसके बावजूद भी फ्यूचर ग्रुप का जो फ्यूचर रिटेल का आर्म है आप सभी लोगों को पता है उन्होंने अपने असेट रिलायंस इंडस्ट्री के रिटेल आर्म को यहाँ पे बेचे। एंड इसके चलते अमेजोन को यहाँ पे आपत्ति हुई थी एंड इसीलिए उन्होंने इस डील को रोकने के लिए सिंगापुर आर्बिट्रेटर्स के साथ ये शुरुआत की थी। बाद में हाई कोर्ट, देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी देखने को मिला था और भी लीगल अथॉरिटीज़ देखने को मिली थी। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड फैसला यहाँ पे सुनाते हुए अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हम लोगों को अनसर्टेनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही थी, जो एक डर देखने को मिल रहा था जिसके चलते शेयर्स में तेज़ी नहीं आ रही थी, वो अभी यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर होल्डर रहेंगे उनके लिए तो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, यस ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है यहाँ पे, एंड आगे मैं क्या करने वाला हूँ वो भी मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग छोटे चैप्टर को निपटा लेते हैं। छोटा चैप्टर मतलब फ्यूचर रिटेल के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि जो कंपनी मतलब अगर एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को खरीदने जाती है तो छोटे कंपनी में तो पोजीशन बनानी ही नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड में होती है। एंड फ्यूचर रिटेल भी, पूरा फ्यूचर ग्रुप ही स्ट्रगल में, आप लोगों को पता है लगभग कितना है 25 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास का कर्जा है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें। एंड वो कर्जा भी उनको जो पे करना है, जो बॉन्ड से रिलेटेड भी उनको जो पेमेंट्स यहाँ पे करने हैं, राइट, वो भी कैसे करने वाले थे वहाँ पे, ये जो रिलायंस से जो पैसा आने वाला था उसी के हिसाब से ये पैसा यहाँ पे वापस इनको लौटाने वाले थे। अभी अगर ये डील ही नहीं होगी तो फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर ग्रुप के पास अभी एक ही ऑप्शन रह सकता है, जो कि खुद किशोर बयानी ने बोला था कि अगर ये हमारी डील अगर रिलायंस रिटेल के साथ नहीं होती है तो हमें शायद से बिग बाज़ार बेचना भी पड़े, और उसके चलते 29,000 लोगों की जॉब भी खतरे में आ सकती है। सो यही जो बात थी जिसके चलते अभी हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल का अभी फ्यूचर तो और भी खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसीलिए साफ साफ ये जितने भी फ्यूचर ग्रुप्स के कंपनी है यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि सस्ता शेयर और सस्ता हो जाएगा, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर क्रेजी हो जाते हैं ऐसे स्टॉक्स के पीछे। अभी ये 50 पे देखने को मिल रहा है, ये और सस्ता होगा तो और खरीदने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, एंड बाद में वो यहाँ पे फंस जाएंगे। सो अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव जो बाजार में बिल्कुल नया है तो उनको ये समझाइए कि ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने पैसा नहीं लगाना है जहाँ पे कंपनी के मालिक ही खुद बता रहे हैं कि हमारी अगर डील नहीं होती कंपनी का बिजनेस भविष्य ही खतरे में है। सेम चीज़ हम लोगों ने वोडाफोन आइडिया में भी यहाँ पे देखी थी। सो यही कहना चाहूँगा कि इन स्टॉक से तो आप लोगों ने जितना हो सके दूर रहना है। एंड ऑलरेडी अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो इन स्टॉक से तो आप लोग ज़रूर दूर रह चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बात करेंगे सबसे मेन चीज़ की, रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें लगभग 14 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है, लगभग 15 लाख के भी ऊपर था। अभी एक गिरावट के बाद वापस हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए। सो अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको जो भी मैं बोलने वाला हूँ ऑब्वियसली वो मेरे पास शेयर्स है, इसलिए अगर आपको लगेगा कि सर आपके पास है इसलिए आप लोग बायस होके बोल रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली इन चीज़ों को इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट मैं इससे पहले भी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि रिलायंस को अगर ये डील नहीं होती है सो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, बट इस फ़र्क कितना पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का रिटेल ही बिजनेस खत्म हो जाए। रिलायंस का रिटेल बिजनेस इसके पहले भी चल रहा था, बट यहाँ पे अगर फ्यूचर रिटेल के साथ अगर उनकी डील हो जाती तो सोने पे सुहागा था, क्योंकि 1500 आउटलेट्स उनको ऐसे ही मिलने वाले थे जो रेडीमेड थे सब कुछ। अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉय स्टाफ को ट्रेनिंग देने की भी कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ऑलरेडी रेडीमेड था। तो इसके चलते रिलायंस रिटेल का जो बिज़नेस बढ़ रहा था वो और भी तेज़ी से बढ़ने वाला था। तो अभी वो थोड़ा सा हम लोग को स्लो होते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ रिलायंस के शेयर में हम लोग को क्यों गिरावट देखने को मिली, क्योंकि रिलायंस का शेयर जब 1800-1900 के आसपास था तभी आप सभी लोगों को याद होगा कि फ्यूचर में नहीं, जो रिटेल का उनका बिजनेस है रिलायंस का रिटेल का बिजनेस, उन्होंने भी स्टेक सेल करना शुरू किया था। एंड जब उन्होंने स्टेक सेल किया था, पहला ही जो स्टेक सेल उन्होंने किया था, जिस वैल्यूएशन के ऊपर उन्होंने स्टेक सेल किया था वो वैल्यूएशन टोटली रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली बता रहा था कि 4,25,000 करोड़ रिलायंस के रिटेल का वैल्यूएशन है, जिस परसेंटेज पे बेचा गया था। एंड इतने हायर लेवल पे हम लोग को इसीलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि जिन्होंने ये स्टेक खरीदा था मान के चल रहे थे यहाँ पे कि फ्यूचर रिटेल के साथ इनकी डील हो जाएगी। सो ऑब्वियसली जब कैलकुलेशंस यहाँ पे हुए थे तो फ्यूचर रिटेल के साथ इनके डील को पकड़कर ही वैल्यूएशन निकाला गया था, जो कि अभी हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग वापस एक बार वैल्यूएशन निकालेंगे तो इतना नहीं रहेगा, उससे हम लोग को कम ही वैल्यूएशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली जिस न्यूज़ के चलते हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी, तो बाजार अभी उतनी तेज़ी यहाँ से रिलायंस से कट भी यहाँ पे करवा के ले सकती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके चलते कोई रिलायंस इंडस्ट्री खत्म नहीं होगा, रिलायंस का रिटेल का बिजनेस अभी भी ग्रोइंग मूड में। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो गई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिलायंस का टारगेट था कि एक चीज़ को यहाँ पे अचीव करना है उनको, उसके लिए उनको अगर 10 महीना लगता था तो शायद से उस चीज़ को अचीव करने के लिए शायद से उनको 15 महीना लग सके, 16 महीना लग सके, राइट, ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये बात अभी पक्की यहाँ पे हो चुकी है कि जिनके पास रिलायंस का शेयर है उनको और भी लंबा होल्ड यहाँ पे करना पड़ सकता है। सो मेरे पास ये शेयर है, तो जैसे मैंने शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दिया, मुझे इस बात से कोई दिक्कतें नहीं है। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के पिछले 5 क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो आप लोगों ने अपना खुद का फैसला यहाँ पे ज़रूर लेना चाहिए। सो अगेन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा
रिलायंस का पूरा अगर हम लोग बात करें, क्योंकि फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड हम तो कोई बात कर ही नहीं सकते, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे इसको इग्नोर भी कर चुके थे। जिनके पास रहेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितना हो सके एग्जिट कर लो, क्योंकि एज सच कोई भी बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो कंपनी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है वो शेयर होल्डर को रिटर्न कहाँ से कमा के देगी, राइट। इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखे, चाहे वो जेट एयरवेज हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, या फिर अगर हम लोग फ्यूचर ग्रुप की भी बात करें। सो यहाँ पे स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे एंट्री लेना, पोजीशन उठाना मतलब बेवकूफ़ी वाली बात हो सकती है। बात करेंगे रिलायंस की, तो जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि रिलायंस इसके चलते यहाँ पे स्लो ज़रूर हो सकता है। एंड ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे जो 1 साल का भी चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्लो ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही चीज़ सीखने वाली है कि ये अनसर्टिनिटी कि इसके रिलेटेड फैसला क्या आएगा। और जैसे फैसला अभी इनके अगेंस्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा माल उठाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट जैसे अभी ये चीज़ें क्लियर सब कुछ अभी हो जाएगी, जो कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अमेजोन के पक्ष में सारी चीज़ें फिलहाल तो जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली अभी ये अनसर्टिनिटी क्लियर हो जाएगी एंड इसके बाद रिलायंस में और भी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे हो सकती है, बट एक बार सारी चीज़ें यहाँ पे साफ हो जाएगी। सो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड ही एक अनसर्टिनिटी यहाँ पे बची है, जो कि हम लोग शायद से मान के चल रहे हैं कि उनके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके रिलायंस के बोर्ड में उनको जगह मिली है, तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर इससे रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। अगर वो यहाँ पे खत्म हो गई तो डेफिनेटली बाद में रिलायंस से रिलेटेड जो अनसर्टिनिटी थी वो शायद से यहाँ पे खत्म हो सकती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे पास ये शेयर है, मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि ये दोनों भी चीज़ें अगर कैंसिल भी हो जाती है, स्टिल रिलायंस आगे फ्यूचर में अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। कुछ एडवांटेज इस कंपनी के पास रहते हैं। चेयरमैन आप सभी लोगों को पता है मुकेश अंबानी, उनके पास भी बहुत अच्छे खासे पावर्स रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकली भी बहुत ही वेल कनेक्टेड है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उनको यहाँ पे मिलता है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बस मैं इतना ही कह सकता हूँ यहाँ पे कि लॉस में मत निकाल देना, बस। बाकी आप लोगों को जो चाहिए वो आप लोग डिसीजन ले सकते हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है आप लोग ले सकते हो, बट लॉस में निकालने वाली ये कंपनी तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपके पास रिलायंस है तो आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ने वाला है एंड थोड़ा सा लंबी अवधि का टाइम भी यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि एक बार आप कोर्ट की सिचुएशन में अटक गए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को यहाँ पे कंज्यूम होते हुए देखने को मिल जाता है एंड वही अभी हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे देखा हुआ है। सो डेफिनेटली जो न्यूज़ है वो रिलायंस के लिए ऑब्वियसली अच्छी बात तो यहाँ पे है नहीं। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है कि चलो केस हार गए करके, क्योंकि जो चीज़ जितनी दुगनी तिगनी रफ्तार से इजीली वो अचीव कर सकते थे, अभी रिलायंस को उसके लिए खुद से और ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ सकती है। सो डेफिनेटली इसके चलते रिलायंस और भी ज़्यादा टाइम आपसे यहाँ पे मांग सकता है एज अ शेयर होल्डर। सो वो टाइम अगर आप लोग देने के लिए तैयार हो तो ही रिलायंस में आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर लेना, वरना आप चाहो तो यहाँ से निकल भी सकते हो। जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया ये शेयर मेरे पास है, मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे करने वाला हूँ, क्योंकि एक मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पकड़ कर यहाँ पे चल रहा था। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को मेन केस भी समझ में आया होगा एंड जो भी आप लोगों के डाउट्स थे कि हम लोगों ने यहाँ पे रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, वो भी क्लियर यहाँ पे हो गए होंगे। रिलायंस से रिलेटेड बात तो क्लियर हो गई। फ्यूचर से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे तो हम लोगों ने पोजीशन भी नहीं बनाई थी एंड अगर आपने बनाई है, कभी जंप मिली कंपनी में थोड़ी बहुत, तो निकल लेना, अच्छे स्टॉक में पैसा आप लोगों का शिफ्ट कर लेना। सो जितना हो सके मैंने खुद के दम के ऊपर आप लोगों को जितना हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे की है, बट स्टिल किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली कॉपी मत करना, आप खुद का डिसीजन यहाँ पे खुद से ले सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब